वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10 गणित के लिए बनाया जा रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको ये नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक में क्या क्या छोड़ना है, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देखें, आपका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। ध्यान से देखिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि छोड़ना क्या है, तो जो नियमानुसार हमें छोड़ना है, सबसे पहले बीजगणित में जो कि नहीं पढ़ना है, वो हमें क्या नहीं पढ़ना है ये आप अच्छी तरीके से जान लें कि बीजगणित में हमें नहीं पढ़ना है बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ये हमें नहीं पढ़ना है। यह आप अच्छी तरीके से याद कर लें कि बहुपद वाले चैप्टर में इसको हमें नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की, तो दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो है हमारा क्या, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु वाले पार्ट से दो टॉपिक कटे हैं, उसको आप अच्छी तरीके से याद करें। का में है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये एक प्रमेय थी, ये कम हो गई। दूसरी बात, खा किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये भी नहीं पढ़ना है हमें। अब बात करें अगर हम समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में जो हमें नहीं पढ़ना है वो ध्यान देना है कि समांतर श्रेणी में हमें समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम पद n वें पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इनका अनुप्रयोग, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति में क्या नहीं पढ़ना है, ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि त्रिकोणमिति में जो नहीं पढ़ना है वो पहली सर्वसम का आप अच्छी तरीके से जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होती है। इसको सत्यापित नहीं करना पड़ेगा, ना तो इसका अनुप्रयोग हमें पढ़ना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें बात आती है प्रायिकता की, कि प्रायिकता में एक चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। वो क्या नहीं पढ़ना है, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा और एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। एकल घटना का मतलब कि जैसे हम कह दिए कि जैसे एक सिक्का 2 बार उछालते हैं, एक सिक्का हम 2 बार उछालते हैं तो हेड आने की संभावना या टेल आने की संभावना, तो ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। ये आप अच्छी तरीके से इसको ध्यान रख लें। अब बताते हैं कि आपको अब नया पेपर जो बन के आएगा उसमें कौन सा पाठ कितने नंबर का होगा, तो इसके लिए आपको कितना नंबर लाना अनिवार्य है। आप ये जान लें कि आपका पेपर 70 नंबर का होगा, 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन होगा, 30 नंबर की तो कुल मिला के उसमें हमें कम से कम 10 नंबर चाहिए, और ये जो 70 नंबर है, इस 70 नंबर में हमें कम से कम 23 नंबर चाहिए। कुल मिला के 33 नंबर हमें पास के लिए चाहिए। लेकिन अब आप ये समझें कि संख्या पद्धति अब कितने नंबर की हो गई। पहली इकाई हमारी है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति हो गई है 5 नंबर की। उसके बाद अगर हम बात करें कि संख्या पद्धति 5 अंक की हो गई है। बीजगणित में अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर हैं
और संख्या पद्धति में तो एक ही चैप्टर है, वो है वास्तविक संख्या, जो कि 5 नंबर की है। और अगर हम बात करें कि बीजगणित में, तो बीजगणित में कुल मिला के 18 नंबर की है। बीजगणित में कई चैप्टर आएंगे, वो हम आपको अभी बताएंगे कि कौन कौन से इसमें चैप्टर आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 5 नंबर का है। उसके बाद ज्यामिति 12 नंबर की है। त्रिकोणमिति 10 नंबर का है। मेंसुरेशन 10 नंबर का है। सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिलकर 10 नंबर के हैं। कुल मिला के ये 70 नंबर होते हैं। तो आप ये अच्छी तरीके से जान लें कि संख्या पद्धति से 5 नंबर आएगा, बीजगणित से 18 नंबर आएगा, और उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर, ज्यामिति से 12 नंबर, त्रिकोणमिति से 10 नंबर, मेंसुरेशन से 10 नंबर, और सांख्यिकी तथा प्रायिकता दोनों मिलकर के 10 नंबर। तो ये कुल मिला के हमारा 70 नंबर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि संख्या पद्धति में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये बात अच्छी तरीके से याद कर लें कि इन 5 अंकों में हमें पढ़ना क्या है। तो बहुत कम पढ़ना है, ध्यान से समझें कि सबसे पहले वास्तविक संख्या जो हमारा पहला पार्ट है उसके बारे में बता दें कि उसमें हमें क्या पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन और परिमेय संख्याओं का शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। केवल और केवल हमें इतना ही पढ़ना है, जो कि 5 अंक का होगा। तो एक चीज ये आप अच्छी तरीके से जान लें कि ये हमारा 5 नंबर का पहला चैप्टर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीजगणित में जो हमारा 18 अंक का है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चीज ध्यान से आप समझें कि इस 18 अंक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें इस 18 अंक में काफ़ी चीज पढ़ना है, वो ध्यान से समझें। तो पहला इसमें है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां, जो कि मुख्य रूप से 3 पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणित गुणनखंड विधि। 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलने जा सकने वाले समीकरण, केवल इतना ही पढ़ना है। उसके बाद इसमें दूसरा जो चैप्टर आएगा बीजगणित के अंतर्गत, वो क्या आएगा, वो आएगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो आएगा, द्विघात समीकरण में हमें क्या पढ़ना है, मानक समीकरण यानी ax² + bx + c = 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल, केवल हमें जो पढ़ना है वो वास्तविक मूल पढ़ना है का द्विघात समीकरण सूत्रों द्वारा गुणनखंड, पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविध कर और उनके मूलों के प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के प्रतिदिन के अनुप्रयोगों तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। इतना ही हमें पढ़ना है। और याद रखना कि यहीं से एक हमारा लॉन्ग टाइप आंसर जो निश्चित रूप से पूछा जाता है द्विघात समीकरण से ही, इन्हीं इबारती प्रश्नों में से। उसके बाद अगर हम बात करें कि निर्देशांक ज्यामिति की, तो निर्देशांक ज्यामिति केवल 5 नंबर का होगा, जिसमें केवल हमें रेखा, वो भी 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय ही पढ़ना है। तो निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन, आंतरिक विभाजन, वाय विभाजन भी हमें नहीं पढ़ना है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल, केवल इतने ही पढ़ने हैं। उसके बाद बात करते हैं ज्यामिति की। तो ज्यामिति में हमारा सबसे पहला जो लेसन होगा वो होगा त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, इसके बाद इसमें कुल मिला के हमें ये का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इतनी हमें प्रमेय को पढ़ना है, जिसमें त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा
त्रिभुज की दो शेष भुजाओं पर समान अनुपात में विभाजित करती हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होगा। ये सभी समरूपता के ही प्रमेय हैं, तो इनके कथनों को अच्छी तरीके से याद रखना। फिर चा की बात करेंगे तो यदि समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है तो लंब रेखा के दोनों ओर त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। उसके बाद बात करें छा तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। उसके बाद जा की बात करें तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं के बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। उसके बाद इसमें हमें रचनाओं में पढ़नी है केवल 3, वो है दिए हुए रेखाखंड में हुए अनुपात में विभाजन करना। उसके बाद अनुपात में विभाजन करना, फिर एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करना और एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। केवल ये 3 रचनाएं हमें करनी है, जिनमें से आप ये अच्छी तरीके से जान लें कि एक रचना बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। ये कंफर्म है, बड़े नंबरों में एक रचना पूछी ही जाती है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। फिर बात करते हैं त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है, जो 10 नंबर का है। तो त्रिकोणमिति में हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद बात करें समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अनुपात, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच अनुपातों को हमें पढ़ना है। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान वो भी 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 0 अंश और 90 अंश के बीच, इन्हीं के बीच हमें संबंध पढ़ने हैं। यानी 4 अगर हम बात करें 0 अंश को ले लें तो कुल 5 कोणों के बाद ही बात रहेगी, चाहे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 0 अंश और 90 अंश के बीच ही संबंध पूछा जाएगा। उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं पूछी जाएंगी, जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि ये पहली सर्वसमिका नहीं पूछी जाएगी। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें उन्नयन कोण, अनुमान कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि इसी तरीके से हमें पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें तो ये तो रही ऊंचाई और दूरी की, और इसमें भी केवल 3 कोण हो सकते हैं, चाहे अनुमान उन्नयन की अगर हम बात करें तो केवल 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, केवल इन्हीं को हमें देखना है, इन्हीं को हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें 10 अंक का होगा मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में हमें क्या ध्यान देना है कि मेंसुरेशन में सबसे पहले वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल है, उसमें मुख्य रूप से क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के समायोजन के क्षेत्रफल, जिसमें
केवल केंद्रीय कोण 60 अंश हो सकता है, 90 अंश हो सकता है, 120 अंश, केवल इतने ही कोण पूछे जाएंगे, इसके अलावा और नहीं पूछा जाएगा। ये आप अच्छी तरीके से याद रखें। जो भी ऐसी सवालें हैं उनको पढ़ने पर अपना समय वेस्ट ना करें। उसके बाद अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में किन्हीं दो समायोजित तल, यानी जो संयोजित तल हैं उनकी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, छिन्नक इतने ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा अन्य कोई नहीं। तो इसके बाद अगर हम बात करें ख की, तो एक तरह के धात्विक ठोस दूसरे में परिवर्तित होने से जो प्रश्न बनते हैं, यानी उन प्रश्नों को भी यहाँ पूछा जाएगा। जैसे कह देते हैं कि एक गोले को हमने क्या किया, गरम करके तार बना दिया, या एक शंख को गरम करके हमने उसको बेलनाकार बना दिया। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो मिश्रित होते हैं, और केवल ये दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, यानी दो ठोसों की में, ये नहीं कि कह दें कि बेलन से शंख, शंख से घनाभ, ऐसा नहीं कहेंगे, केवल दो। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखें। इसके बाद सांख्यिकी, सांख्यिकी को अच्छी तरीके से याद रखें कि सांख्यिकी में बहुत सिंपल सा चैप्टर है, जो अब कम से कम इससे 10 नंबर पूछे जाएंगे। ये अच्छी तरीके से याद रखें, इसमें कुछ भी नहीं, केवल माध्य, माध्यिका और बहुलक, कुछ हद तक इसमें संचयी बारंबारता ग्राफ आएगा, इसके अलावा और कुछ भी हमें पढ़ना नहीं है। तो कुल मिलाकर के इतना, और 30 नंबर होगा हमारा आंतरिक मूल्यांकन। तो इस 30 नंबर के साथ जो दिया जाएगा इस विद्यालय द्वारा, उसमें से जो भी आपको मिलता है, और 70 नंबर में आपको पेपर देना है। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से नया, जो भी हमारा नया पेपर 2021 में आएगा वो किस तरीके से आएगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से ही आपको अपनी तैयारी करनी है, अन्य चीज़ों को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखें कि उन्हीं को पढ़ें जो आपके लिए अभी इस एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो अनावश्यक चीज़ों को पढ़कर अपना टाइम वेस्ट ना करें, जिससे आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बन सके। तो हमारी तरफ से एडवांस में बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।